नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं अजीत भारती जी, आप सब इनको जानते होंगे। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। आपका भी सलाम। सर ये जो हमारे देश में हो गए, मोदी जी को भी 11 साल हो गए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हमने करी थी कि भैया ये चीज़ें होनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने करी हैं, काफ़ी सारी बची हैं। उनमें से एक ऐसा था जी, अगर आपको याद होगा 2019 में सीएए आया, उसके ऊपर पूरा आंदोलन आया। उसके ऊपर एनआरसी की बात चली थी। हुँ, हुँ। 4 साल के बाद, 6 साल के बाद ये लोग एसआईआर लेके आए। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं, एसआईआर का इम्पैक्ट उतना ही होगा जितना एनआरसी का होना था कि कुछ और है? इसको मैं उसी तरह से देखता हूँ जैसे डिमोनेटाइज़ेशन हुआ, तो सब कह रहे थे कि यार 96% या 99% नोट्स जो है बैंक में वापस चले गए। तो एक्चुअल में उसका हुआ क्या? पर्पज़ क्या था? पर्पज़ है डेटा गैदरिंग का, कि हुँ, सरकार के पास अब ये आंकड़े हैं कि किसके पास कितना पैसा है, कितना पैसा जमा हुआ है। और जब उनके पास वेयरविदॉल्स होंगे, उसके बाद वो उनके पीछे जाएँगे, जो भी उस तरह के इंडिविजुअल हैं जो टैक्स बचाते हैं या जो भी है। आंकड़े आपके पास आ जाते हैं तो यू कैन एक्ट अपॉन इट। अब एनआरसी क्या है ना कि एक ऐसा वर्ड बन गया सीए के आंदोलन के बाद कि और उसके बाद फिर हमने किसान आंदोलन देखा कि 5,000 आदमी कहीं बैठ कर के सरकार को इफेक्टिवली झुका लेता है या पुशबैक देता है कि गवर्नमेंट सोचती है कि एक कदम हम पीछे ले लेते हैं अभी, बाद में इससे हम निपटेंगे। एनआरसी को ये लोग दोबारा कभी लेकर के आ नहीं पाए। असम में जिस भी रूप में चल रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड वहाँ पे सिचुएशन है, तो वहाँ पे वो धीरे-धीरे पहले से ही चल रहा था, अभी भी चल रहा होगा। पूरे देश में जो ये करना चाह रहे थे, वो रुक गया और एसआईआर जो है एक तरह से वो बैकडोर की तरह यूज़ हो रहा है। इसमें याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब इन लोगों ने याचिका लगाई थी, तो उसमें ये लोग बोल रहे थे कि चिन्हित किया जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है, अल्पसंख्यकों का नाम काटा जा रहा है, फलाना-ढिमका, ये सारा कुछ किया था और बोला कि हाउ कैन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया असर्टेन द सिटिज़नशिप ऑफ इंडिविजुअल्स। वो उनके हुँ, अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री का काम है और इसपे इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, ये सोलली मेरा राइट है क्योंकि हमारा काम ही सिटीज़न्स के ही साथ है। उसके बियॉन्ड हम कुछ देखते ही नहीं, हमें सिटीज़न है तभी तुम वोट दे सकते हो। ऐसे में उनके पास पावर्स हैं यह तय करने के लिए कि कौन सिटीज़न है, नहीं है। हाँ, वो रेफ़र करेंगे, पुलिस को यूज़ करेंगे मीडियम के रूप में कि आप तय करो इनका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। तो ये जो एसआईआर हो रहा है, उसका इम्पैक्ट हाँ, अभी जो प्रश्न पूछते हैं कि यार कितने बांग्लादेशियों को तुमने बिहार में एसआईआर हो गया, 65 लाख बोले नाम कट गए, तो कितनों को तुमने फेंक दिया? बात यह नहीं है कि कितनों को इमीडिएटली फेंका क्योंकि हम और आप जानते हैं बांग्लादेश में जिस तरह की सिचुएशन है, हम अभी बस में भर के या ऐसे हम नाव में भर के और अरेबियन सागर में जो है या अरेबियन है उधर बंगाल की खाड़ी में हम भेज नहीं सकते। दैट कैनॉट कैनॉट बी डन। तो क्या है कि उनके पास अभी कम से कम 2 तरह का डेटा है। एक वैसा जो इंडिविजुअल्स ने एक्चुअल में फाइल किया और उनका रिजेक्ट हुआ कि नहीं तुम सिटीज़न नहीं हो। दूसरे वैसे संदिग्ध लोग हैं जो इस डर के मारे कि यदि हम एसआईआर का हिस्सा बनते हैं या अपील फाइल करते हैं तो हम चिन्हित हो जाएँगे, तो उन्होंने हो सकता है उस डर के मारे ही फाइल ना किया हो। ये दोनों डेटा लोकल पुलिस स्टेशन के पास होगी और उसके थ्रू या बीएलओज़ के थ्रू या भाजपा के अपने जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, उनके थ्रू इनके पास कंसोलिडेटेड डेटा तो पक्का होगा और 202 सीटें जो बिहार में आई हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, जो अल्टरनेटिव राजद आ रहा था, गाना उल्टा-सीधा बना, ये सारा फैक्टर है। बट हम इस फैक्टर को डिस्काउंट नहीं कर सकते कि बिहार के उन क्षेत्रों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है, जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका रहा है अभी तक। तो इसका एक कारण यह भी है कि एसआईआर के कारण कुछ लोग हटे और कुछ लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया हो या वो अपने आप को सोच रहे होंगे कि हम सिस्टम में आ ना जाए। तो इस हिसाब से मुझे लगता है चूँकि एनआरसी एक अनटचेबल वर्ड हो चुका है, इस कारण से अब एसआईआर के माध्यम से एट लीस्ट डेटा गैदरिंग होता हुआ मुझे दिखता है। हाँ, अगले 2-3 साल में इस डेटा पे वो कुछ नहीं करते हैं, देन आई विल क्वेश्चन द गवर्नमेंट बट एज़ ऑफ नाउ मुझे लगता है कि वो एक प्रोसेस में ये सारा कुछ आ चुका है। वो गैदर कर लेंगे एंड देन दे विल डू समथिंग अबाउट इट। सबसे बड़ा सवाल इसमें सिर्फ़ 3-4 स्टेट्स का है।
एक है आपका वेस्ट बंगाल का है, तमिलनाडु का है, केरला का है और पंजाब का है। बाकी सब स्टेट्स तो ख़ैर रेगुलराइज़्ड के अंदर हैं, इनके अंदर इतनी इश्यूज़ नहीं है। ये 4 स्टेट्स को बोलते हैं ना हमारी क्रिटिकल जगह हैं। इनमें क्या आपको इम्पैक्ट दिखता है? केरला, पंजाब तो ख़ैर थोड़ा बाद में आएगा, बट वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के अंदर आपको क्या इम्पैक्ट दिखता है इसका? आप पॉलिटिकल पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं इंटरनल जी, जी, सिक्योरिटी जी, की। पॉलिटिकल अ, इम्पैक्ट। बिकॉज़ पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल होगा तो फिर इंटरनल सिक्योरिटी ठीक होगा ना, तो कनेक्टेड हाँ, है कहीं हाँ, न कहीं। जुड़ा हुआ है। अ, पश्चिम बंगाल में क्या है ना कि 3 तरह के लोग हैं मतलब वोटर हैं, एक मुसलमान है, एक है जो खाँटी बंगाली है जो एक्चुअल में बंगाल का है और तीसरा वो है जो 1 या 2 जनरेशन से 40 साल से 30 साल से वहाँ पे रह रहा है और वहीं का वोटर बन चुका है। तो इसमें यही 1 तिहाई जो है वो भाजपा का वोटर होता है। बाकी अब जो खाँटी बंगाली हैं वो भी दे रहे हों कुछ, परंतु जिस तरह से 4/5 मेजॉरिटी टाइप का ये लेकर के ममता बनर्जी आती है, तो उसका इम्पैक्ट मतलब हमें दिखता नहीं है कि एक्चुअल में जो बंगाली लोग हैं, वो किसी दूसरे अल्टरनेटिव को तलाश रहे हैं। तो हुँ, पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि जब तक ममता का आतंक इतना अधिक ना हो जाए, जैसे सबसे पहले मुझे लगता है 25-30 साल कांग्रेस रही, उन्होंने बहुत आतंक मचाया बंगाल में। फिर लेफ्ट। कम्युनिस्ट आए, उन्होंने बहुत अधिक आतंक मचाया। तो बंगाली अंततः बोर हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नहीं हम इसके लिए इनको नहीं चुन रहे थे और जब नए विकल्प आते हैं तो उनको वोट करते हैं। क्या ममता बनर्जी का समय एक्सेलरेट हो गया उस कारण? नॉर्मली आप 5 टर्म तक देख रहे हैं कि ज्योति बसु हैं या उसके बाद एक आए। तो ये सारा कुछ जो है बुद्धदेव भट्टाचार्य जी थे संभवतः, नहीं वो कोई और थे। तो ज्योति कम्युनिस्ट बासु। भी हाँ, नहीं वो तो सबसे लंबे रहे थे। उसके बाद संभवतः लास्ट में कोई और आया हाँ, ध्यान नहीं बुद्धदेव है। भट्टाचार्य जी थे। हाँ जी। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी क्या है सोशल मीडिया के कारण जो आपके कुकृत्य हैं, जो आप मार-काट मचा रहे हो और एक हिंदू रिसर्जेंस भी हमें दिख रहा है। पोस्ट हुँ, 2019 भी हमें मुझे लगता है जब पुलवामा हुआ था तो उसके विरोध में सबसे पहली और बड़ी मतलब रोड मार्च जो है बंगाल में निकली थी। बाद में निकली। हाँ, तो वहाँ पे लोग अब वोकल हो रहे हैं या फिर पिछले साल या उसके पिछले साल याद हो, ये सिंहासन खाली करो की जनता आती है। अब ये मूवी जब आ रही थी इमरजेंसी उसके अराउंड हाँ, आरजी कर वाला इंसिडेंट हुआ था तो बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे आए थे और फिर वाटर कैनन और 50 तरह की चीज़ों का प्रयोग किया था। तो अब क्या है ना कि पहले वाला आपके पास कि वन वे संवाद को आप कंट्रोल कर लेते थे, टीवी पे दबाव डाल के, आनंद बाज़ार पत्रिका पे दबाव डाल के, टेलीग्राफ पे, इन सब पे कि आप ये छापो ही मत। अभी वो सिचुएशन नहीं है और जो हो सकता है कि वही बंगाली जनता पहले 25-25 साल दे रही थी, आपको भी 25 साल देती, वो अब संभवतः कम हो गया वो टर्म। तो इस कारण से मुझे लग रहा है कि इम्पैक्ट होगा लेकिन हाँ, वही है कि जब तक आप सुरक्षा की भावना वहाँ पे उत्पन्न नहीं करोगे लोगों में, जो भाजपा का प्राइमरी काम होना चाहिए, आप अपने लोगों को मरते हुए वो खाली गिनती नहीं दिखा सकते हो कि हाँ, इतना मार दिया, उतना मार दिया। एसआईआर होने से क्या है कि एक चंक तो जाएगा। ये तो मुझे लगता है कि ये श्योर है और हम सब जानते हैं वो किस तरह के लोग जाएँगे। हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स देखे जो स्वयं ही लोग गाँव के गाँव खाली भी हो रहे हैं। इन्होंने एक जगह आग भी लगी थी। जी, कोलकाता में ही लगा था न्यू भूटान में। टाउन या कोई एरिया वहाँ पे स्लम में आग लगी थी, तो स्लम में नॉर्मली आग लगती नहीं, वो लगाई ही जाती है। कहीं सिलेंडर ब्लास्ट का बहाना होता है, कहीं पे शॉर्ट सर्किट सर्किट हो जाएगा। तो वही है कि हमारे कागज़ खो गए, इस तरह का। और ममता बनर्जी भी कहीं न कहीं अभी थोड़ा-सा पैनिक मोड में दिख रही है। हो सकता है वो रिटेन कर ले, लेकिन इस तरह का जो प्रचंड बहुमत एक तरह से मिला हुआ है उसकी संभावना मुझे कम दिखती है। इसमें थोड़ा-सा एक और ऐड करना चाहूँगा कि कई बार क्या जैसे बिहार में हुआ कि पिछली बार बेयर मेजॉरिटी जो है इनको मिली हुई थी और इस बार ऐसी स्वीपिंग मिली है या फिर आप हरियाणा में देख लो कि एक टाइम तक कांग्रेस सर्ज कर रही थी और लास्ट के 15 दिन में स्लॉग ओवर्स में जो है भाजपा अच्छा कर जाती है। महाराष्ट्र में तो मुझे नहीं लगता है कि हमें आश्चर्यचकित होना चाहिए कि
पूरा का पूरा लोग जो है यदि डिफाई करके वो सड़कों पे आने लगे या वोट देने लगे तो ममता मे बी गॉन। बांग्लादेश का जो एक इम्पैक्ट था और जो बांग्लादेश में जो इवेंट्स हुए थे, उसका एक इम्पैक्ट महाराष्ट्र में हमने देखा था। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आया था, बटोगे तो कटोगे और ये सब चीज़ें, जो एक स्टेटमेंट्स आए थे, वो उस टाइम पे बाहर आए थे। हुँ, हुँ। आज वही चीज़ आप देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। आपको उसका वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट दिखता है? एक तो आप देखिए कि मैं आप ही को सुन रहा था संजय जी के साथ, जहाँ आपने जी, बताया ना कि 250 लोग मरे हैं, उसमें केवल 2 हिंदू हैं। और हम यह भी जानते हैं कि हमारे तरफ के बंगाल में ज़्यादा हिंदू मरते हैं। जी, मतलब साल भर का डेटा लोगे तो हमारे तरफ ज़्यादा राइट, मरते हैं, मतलब चाहे वो मज़हबी कारणों से मरें या फिर पॉलिटिकल रीज़न से मरें, हमारे तरफ जो है मज़हबी हत्याएँ ज़्यादा होती हैं। बंगाल में रिजीम चेंज होने के बाद भी यदि हम कहें तो इट इज़ नॉट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। लेकिन एक ये दीपू चंद्र दास वाला जो केस होता है हुँ, और उसमें भी मैं एक मतलब आपको स्टोरी बताऊँगा कि हुआ क्या था, जब ये मार करके उसको फिर जला दिया गया। मुझे बांग्लादेश के एक जर्नलिस्ट ने फ़ोन किया व्हाट्सएप पे कि अजीत दा ये क्या हो रहा है? आप लोग की मीडिया में तो ये चल ही नहीं रहा है। मैंने बोला कि भाई क्या हो गया? तो उसने मुझे फ़ेसबुक पे मतलब किसी ने वो डाला हुआ था, वो मुझे लिंक भेजा। वो जो पूरा हम सब ने बाद में देखा और वो चला। बोला कि ये फिर बोला कि आपके मीडिया में तो ये कहीं नहीं है। सोशल मीडिया पे भी इक्का-दुक्का कुछ लोगों ने ही डाला था। फिर मैंने उसको डाला और फिर मैंने देखा कि 2 घंटे के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड न्यूज़ वो बनी। उसके बाद फिर सारे लोग जब हम आप सब मिलकर के जब इसको लिखने लगे, यूनुस का स्टेटमेंट आता है। नहीं तो हिंदू तो इतने मरे हैं, कितनी बार स्टेटमेंट आया यूनुस का। इस बार संभवतः हम उन लोगों से इस पर्टिकुलर और जिस ही कारण वो हो सकता है पोस्चरिंग ही कर रहा हो, इट डज़न्ट मैटर, लेकिन उसको इस बात पे लिखने को विवश करना और उसके बाद फिर उसका जो 3 दिन के अंदर जो है पकड़ भी लिया 7-10 आदमी जो भी है, मुझे लगता है ये एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट हुआ। और यह ये भी बताता है कि भारत में उसको लेकर के पहले क्या होता था ना कि हम एक बार बोल कर के ये चुप क्यों है, वो चुप क्यों है, ये कह के हम चुप बैठ जाते थे। अभी आप देखोगे कि दीपू चंद्र का जो है स्टोरी, इट इज़ स्टिल अलाइव ऑन ट्विटर। हाँ, अभी भी लोग लिख रहे हैं। और लोग दूसरों को पॉलिटिशियन से पूछ रहे हैं कि वहाँ पे उसको मार दिया, आप क्या कर रहे हो? तो यदि एक स्टोरी इतने दिन तक हमारी साइकी में है, तो वो बंगाल की भी साइकी में होगा, बंगाल के हिंदुओं की भी साइकी में होगा कि भाई वहाँ पे जो हो रहा है, वो एग्ज़ैक्टली इसी तरह से रेप्लिकेट यहाँ पे हो सकता है। तो संभावना है कि उस भय के कारण कि हमारा बंगाल भी और बांग्लादेश को आप देखिए, आप तो एग्ज़ैक्टली वही एरिया ही आपका मतलब आप फ़ॉलो ही करते हो। विभाजन क्यों हुआ था? कि हम पहले बंगाली हैं, हम पाकिस्तानी नहीं, हम बंगाली हैं, हम उर्दू नहीं बोलेंगे। हमारी भाषा बांग्ला है, हमारी आइडेंटिटी बांग्ला है, हम पाकिस्तानी नहीं, हम मुसलमान बाद में। उसके कारण हुआ था उसका डिवीज़न और आज के डेट में पिछले 10 वर्षों से तबलीगी जमात वहाँ पे इतना जा रहा है, उसकी मस्जिदों में तहरीरें हो रही हैं, सारा कुछ लाउड स्पीकर पे दिन भर चलता है, तो उसका इस्लामाइज़ेशन जो है वो उस राह पे जा चुका है, जहाँ बंगाली कल्चर अब मैटर नहीं करता उनके लिए। जी। उसको देखते हुए अब हमारे बंगाल के लोग चिंतित होंगे कि ठीक है, अभी तक तो हम वोकिज़्म में और ये बकलोली में हम कर रहे थे कि नहीं हम लोग भाई हैं, हमारा कल्चर है, हम सभी लेकिन उनको ये रियलाइज़ होगा कि एक दिन शांति निकेतन पे भी ये लोग हमला कर सकते हैं और रवीन्द्रनाथ टैगोर को भी ये बर्बाद कर सकते हैं। ये सारा तो वो कल्चर को लेकर के हो सकता है कि उस फ़ियर के कारण वहाँ पे प्रभाव में दिखे। एक मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ देखी साहब कि जो विश्व हिंदू परिषद और जो आपके आरएसएस के जो दूसरे ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, हुँ, उन्होंने जो जिस तरह का मोर्चा उठाया वेस्ट बंगाल में, वो बड़ा मेरे को आई मीन सरप्राइज़ लगा क्योंकि भारत में हिंदुओं को मैंने कभी देखा नहीं कि सड़क पे उतर के आवाज़ उठाएँ। तो ये जो सडनली ये ऑर्गनाइज़ेशंस उठी हैं, इनके बारे में पहले मोदी जी ने भी काफ़ी बोला नहीं, नहीं इनको ज़रा पुश बैक करो। अगर आपको याद होगा उस टाइम पे क्रिश्चियंस के ऊपर काफ़ी चक्के हुए थे हुँ, हुँ। 2014 में।
उसके बाद इनको थोड़ा नीचे किया गया था। आज बड़ी 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, वो उसका भी मैं आपसे पूछूँगा। क्रिश्चियंस के ऊपर एक हमला-शमला हुआ और आज मोदी जी जाके वहाँ पर चर्च में खड़े हो गए। तो एक कहीं न कहीं एक कनेक्ट दिखता है, वीएचपी बाहर आ रही है और ये लोग बाहर आ रहे हैं, तो उन्होंने वापस अपने आप को एक कवर फायर करने की कोशिश करी है, वो दिख रहा है, एक हुँ, हुँ। पॉलिटिकल मूव को। बट आपका जो एक हिंदू स्ट्रीट पावर ये रिविजन और ये चारों तरफ दिख रहा है हमको, तमिलनाडु में दिखा, ये हमको गुजरात में दिख रहा है, ये हमको असम में दिख रहा है, ये हमको वेस्ट बंगाल में दिख रहा है। ये क्या चेंज लाएगा स्पेशली वेस्ट बंगाल और देश की एक राजनीति के ऊपर? इसमें देखिए, इसमें पॉलिटिकली तो एक्टिवली नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जब सत्ता में आई थी, इनफैक्ट वो जब गुजरात में थे तभी से उन्होंने वीएचपी को तो कंप्लीटली साइड डिस्कार्ड कर दिया था कि आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन एक स्टेट चलाना और एक नेशन चलाना, दोनों 2 चीज़ें हो जाती हैं। आप उसको कंटेन कर सकते हो गुजरात में क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है और आप पूरी तरह से नियंत्रण में होते, यू यू डोंट केयर अबाउट कि दूसरे राज्य के लोग क्या कह रहे हैं। भारत के संदर्भ में आपके पास ऐसे भी स्टेट होंगे, जहाँ पर जो आपको वोट देते हैं, आपको लेके बहुत अधिक पैशनेट हैं, उनकी डे लाइट किलिंग्स हो रही होगी एंड हुँ, पीपल विल स्टार्ट टू क्वेश्चन यू। पहले 5 वर्ष ये सारा कुछ जो है धीरे-धीरे हिंदू युवा वाहिनी जो है वो समाप्त हो जाती है योगी जी की। संभवतः ये टर्म ही था कि आपको हम चीफ मिनिस्टर बनाएँगे तो आपको ये सब जो है वो खत्म बंद करना कर होगा। बजरंग दल जो है समाप्त हो जाता है। वीएचपी मतलब इन इन लोगों को एक्चुअल में जेल में डाला जाने लगा। और कई लोग तो मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे तो बोलते थे कि हमारे टर्म्स तो कांग्रेस वालों से अच्छे हैं। कि उनकी सरकार में, राजद की सरकार में हम फ़ोन करते हैं तो पुलिस वाला मान जाता है, भाजपा और जदयू वाले में नहीं मानते हैं वो लोग। और मुझे याद है कि रोहतास में बम फोड़ दिया था रामनवमी पे, ऐसे ही करके 2-4 चीज़ हुआ था। नालंदा में एक मुसलमान की लाइब्रेरी में आग-वाग लग गई थी, बहुत सारे लोगों को नीतीश ने सब बजरंग दल के थे, सबको जेल में डाल दिया। अब क्या है कि ये 5 साल जब चलता है तो आपको ये रियलाइज़ेशन होता है और हम लोगों ने भी हमने, आपने और बाकी सबने इस बात को भी पुश किया, स्ट्रीट की फाइट स्ट्रीट पे भी होगी। भीड़ का प्रत्युत्तर केवल बड़ी भीड़ से ही दिया जा सकता है। कोई भी आर्मी अपने लोगों पे, मतलब भारत की आर्मी ऐसी नहीं है कि कारपेट बॉम्बिंग कर दे, राइट की स्थिति में वो सीधा हट जाते हैं इक्वेशन से। इट इज़ ऑलवेज़ क्राउड अगेंस्ट द क्राउड। और ऐसी स्थिति में जब आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, राम गोपाल मिश्रा को खींच के बहराइच में मार देता है। दुर्गा जी की मूर्ति खंडित की जाती है, उसके बाद वो चढ़ता है, उसके रेलिंग पे झंडा उतारने के लिए, उसको खींच करके करंट लगा के उसकी आँखें निकाल दी जाती है, नाखून निकाल लिया जाता है, उसकी लाश को फेंक दिया जाता है। ये पुलिस की उपस्थिति में हो रहा है जी, और सब लोग जो है सड़कों पे बैठ गए। कासगंज में चंदन को मार दिया तिरंगा रैली निकालने के लिए। फिर आपने 2019-20 में हमने देखा दिल्ली दंगों में क्या हुआ, किस लेवल की प्लानिंग। वो तभी आप उसको काउंटर कर सकते हो, या तो योगी जैसा एक रूथलेस एडमिनिस्ट्रेटर हो, जो बोले कि हम तुमको इतना भयाक्रांत कर देंगे कि तुम आगे स्टेप लेने से पहले एक बार सोचोगे। हालाँकि मुसलमानों को उससे बहुत अधिक फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बस इंसिडेंट्स अपना भी होते हैं। बस वो अपना समय जो है वो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द गुड मोमेंट। ऐसे में यदि आप ढील नहीं दोगे, अब वो अनकही ढील दो या कह के दो, वो आपको देना ही पड़ेगा। इसी कारण से अभी एक रिसर्जेंस हमें दिखता है। हाँ, इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है कि जो इंटेंडेड आउटकम है, वो तो आएगा, उसके साथ ही आपको ये आस-पास भी होता है। वैलेंटाइन्स डे पे भी लाठी डंडा चल जाएगा, क्रिसमस पे भी तोड़-फोड़ हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस चीज़ के, उसके कारण हम डिमोनाइज़ नहीं कर सकते इन संस्थाओं को, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ मतलब सपोर्ट है कि हम और हुँ, आप ट्वीट कर सकते हैं यहाँ से बैठ के। लेकिन लड़ किसी लड़की का मेरे गाँव में या शहर में लव जिहाद की शिकार होती है, तो वहाँ जो बजरंग दल का बंदा होता है, वही उसके साथ पुलिस स्टेशन में जाता है। ये एक हुँ, सच्चाई है। उसमें कोई डाउट नहीं है सर। एंड एक्चुअली आज बंगाल के अंदर जो एक सीएए का पूरा काम चल रहा है, मैं सुबह से ढूँढ रहा हूँ किसी को कि मैंने कल अपने एक चैनल पे बात भी करी थी कि सीएए वालों के ऊपर कोई क्लैरिटी वहाँ पर गड़बड़ हो रही है। 80,000 एप्लीकेशन डाली हैं, उसमें सिर्फ 12,000 निकली हैं।
बाकी के अंदर कोई ये वाला फ़ॉल्ट है जी, वो वाला फ़ॉल्ट है जी, तो कहीं न कहीं एक पावर चाहिए होगी हमको जहाँ पर इन लोगों को एटलीस्ट प्रोटेक्ट किया जाए और क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट साइन नहीं करता है एफिडेविट को, ये लॉयर नहीं लेके जा रहा है क्योंकि सबको अपनी जान के पड़ी है। तो ये चीज़ें तो वही कर सकते हैं ना, आप गवर्नमेंट से तो बात नहीं कर सकते। हुँ, तो आपकी हुँ, बात में काफ़ी दम है कि गवर्नमेंट के और लोगों के बीच में एक एक तबका होना चाहिए जो लोग जिसको फ़ोन करके बोल सकते हैं साहब ये प्रॉब्लम है, थोड़ा हेल्प करिए। क्योंकि और अदरवाइज़ तो वो हमेशा रहा है इस तरह का। आप अभी भी इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द वॉलंटियर्स इटसेल्फ। वो अगर करेक्ट। नहीं रहेंगे, बीएलएज नहीं रहेंगे हर पार्टी के तो कैसे होगा? गवर्नमेंट कितने लोगों को या मतलब मैं डीएम हूँ, मुझे साइन करना है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में 50 लाख लोग हैं, मैं कैसे सबको जान सकता हूँ? जो गैज़ेटेड ऑफ़िसर साइन करता था, पहले जो अटेस्टेशन का पूरा रूल था, कैसे वो जान जाएगा? बीडीओ कैसे जान जाएगा उसके ब्लॉक में मान लीजिए 50,000 लोग रहते हैं। हाउ कैन ही और शी इंश्योर कि ये सही है? तो उसके लिए आप क्या करते हो कि ठीक है मुखिया से साइन करवा के लाओ। मुखिया तक आपको कौन ले जाएगा? आप अननोन हो, बांग्लादेश से आप जो प्रताड़ित होकर के आए हो, आपको नागरिकता चाहिए और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, जो सामान्य नागरिक होते हैं और थोड़ा बहुत जो एक्टिविज़्म करते हैं इस तरह के, उनको जानकारी होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस उनका स्ट्राइक रेट मान लो कि 95% ऑफ द टाइम दे आर राइट कि ये बंदा हिंदू ही है। हमने बात कर ली है, इनके उस तरफ के लोगों से बात कर ली है, वो एंडोर्स कर देंगे। वो थोड़ा-सा प्रोसेस जो है ना स्मूथ हो जाता है। नहीं तो भाषा की समस्या है, आपको डर लगा रहता है कि कब मुझे जो है भगा देगा। मैं डर क्या सबसे बड़ा फाइट करूँ, नहीं करूँ, हमारे पास कुछ नहीं है। उसमें ये लोग एक ब्रिज का काम करते हैं। डर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम डर का है इस टाइम पे। क्योंकि जो वेस्ट बंगाल में हमने 2021 में देखा, अगर उसको अगर आपको वो बचाना है तो आपको वीएचपी बजरंग दल जैसे गुट चाहिए होंगे ज़मीन के ऊपर क्योंकि इलेक्शन टाइम में दोबारा वायलेंस होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बंगाल एक वायलेंट रीजन है, तो वहाँ तो होती होती है। उसके अंद वो आप बोल सकते हो कि भई नहीं-नहीं इस बारी नहीं होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी बट वायलेंस तो होगी। तो अगर हुँ, आपको बचाना है तो ये दलों को चाहिए आपको साथ में। सही बात है सर। बट यहाँ पर अभी इन दलों के जो अगर आप बात करें यूपी के अंदर अगर हम देख रहे हैं कि कई कुछ प्रॉब्लम्स हमको दिखनी शुरू हो गई हैं, एसआईआर के ऊपर में, कहीं पे कोई सीरियस नहीं है, कहीं पे ये नहीं है, वो नहीं है। इनमें क्या देखते हैं? क्योंकि कल एक परसों में वो ब्राह्मणों की एक मीटिंग हुई है, सारे मिनिस्टर्स आके खड़े हो गए, ठाकुरों की एक मीटिंग हो रही है, एक वो योगी जी का थोड़ा-सा पुश बैक करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ डिस्काउंट लेने की कोशिश कर रहे हैं मेरे हिसाब से। और कई लोग एक फीडबैक देते हैं कि यूपी के अंदर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। तो ये जो अभी एक नया नैरेटिव खड़े करने की कोशिश की जा रही है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? और दूसरा इसको काउंटर कैसे किया जाएगा? सच्चाई तो है इसमें नो डाउट कि क्या होता है कि कुछ लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को अच्छे लोगों को अपने पास रखते हैं और कुछ लोगों को दे दिया जाता है कि आपको यही इन्हीं को पास में रखना है और यही तय करेंगे कैसे क्या चलाना है। तो इस कारण से मिसमैनेजमेंट का इश्यू आता है। दूसरी चीज़, आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप जो है बुलडोज़र चला देते हो, कुछ भी कर देते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि यदि विधायकों से आपने पावर ले लिया है या उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो कई केसेस में एक बार तो भाजपा का विधायक था, उसको पुलिस ने थप्पड़ मार दिया था। पिछले साल हुँ, या पिछले पिछले साल ये इश्यू हुआ था। 23 तो में क्या सर। होता है ना कि विधायक आदमी बनता क्यों है? विधायक बनता है कि हम फँस गए यहाँ पे हमारा चालान जो है वो बचा दो, हमारी शादी में आ जाओ तुम, थोड़ा-सा कहीं टेंडर पास हो रहा है तो वो कर दो। इसी तरह का काम मूलतः विधायक का होता है। पावर और जी, आप एक्सर्ट कैसे करोगे विधायक या पार्षद के रूप में, यही सब होता है। बाकी ठीक है आपका लोकल एरिया का डेवलपमेंट है वो सरकार की योजनाओं के कारण उससे होता है और आपका नाम जो है वो पट्टी पे लग जाता है। बियॉन्ड दैट उनकी बहुत अधिक नहीं, वो इसी हनक में रहते हैं कि हमारे पीछे 4 गाड़ी चल रही है, हम फ़ोन कर देते हैं और जो है पहले होता था कि भाजपा का जिला अध्यक्ष भी अगर आपको थाने में पहुँच गया तो थाने वाले उठ के खड़े हो जाते थे। अब उनको कोई भाव नहीं मिलता है। यूपी में ये एक समस्या हुई है। अब ये समस्या अपने आप उत्पन्न हो गई है या फिर मान लीजिए कि योगी जी ने पुलिस को कहा हुआ है कि नहीं आप इनको एंटरटेन नहीं करेंगे, व्हिच आई हाइली डाउट या लोगों ने स्वयं ही सोचा होगा पुलिस वालों ने कि हमें इन सबको नहीं करना है।
हम खाली एक आदमी को रिपोर्ट करते हैं, उस कारण से हुआ। इससे मन जो है वो टूटता है। फिर क्या है, पिछले साल याद कीजिए आप, लोकसभा चुनाव के समय में राजपूत्स ऑफ इंडिया जैसे हैंडल जो हुँ, मुसलमान चला, जाट के नाम से, गुर्जर के नाम से, हर जाति के नाम से हैंडल्स चल रहा है और मोस्ट ऑफ देम आर, मतलब या तो पाकिस्तान से चल रहा है या बांग्लादेश वाले कुछ कर रहे हैं या रैंडम भारतीय मुसलमान कहीं पे बैठ के चला रहा है और उसमें 2 कौड़ी की बातें वो, मतलब कास्ट डिवीज़न के लेके हमारे मंत्री नहीं बनाए जा रहे, हमारी ये सब दुखड़ा, हर जाति का व्यक्ति अपना दुखड़ा गा रहा है। अब उसी को बैलेंस करने के लिए या एक शक्ति प्रदर्शन के लिए कभी राजपूत विधायकों का सम्मेलन होता है, कभी ब्राह्मणों का होता है, कभी भूमिहारों का हो जाएगा, कभी किसी और का हो जाएगा। उसी में ये केवल और केवल मैसेजिंग के लिए है कि हमें भी कुछ दो या आने वाले चुनाव हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इस कारण से ये होता हुआ मुझे दिखता है और कहीं न कहीं योगी जी के हाथ में सब कुछ नहीं है। पिछले बार तो उनका पूरा कैंपेन 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, योगी हैड नथिंग इन हिज हैंड। वो सारा का सारा जो है वो सेंट्रली कंट्रोल तरीके से चल। अब इसके कहने का ये अर्थ नहीं है कि टकराव है सेंटर और स्टेट में। मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति कर्नाटक में भी पूज्य है और उसको सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, उसको अपने ही स्टेट में वो कहाँ जाएगा, कहाँ कैंपेन करेगा, उसको यदि आप लिमिट कर दे रहे हैं, तो संभवतः उसके पोटेंशियल का आप पूर्णतः जो है प्रयोग, मतलब नहीं कर इस्तेमाल पाए। नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक समस्या है। सॉल्यूशन देखिए, एक कास्ट बेस्ड जो भी ये ग्रुप बनते हैं, जितने भी हैं, इसका सॉल्यूशन वही है, जैसे आज मोदी जी गए हैं और वहाँ पे वो अटल प्रेरणा स्थल ये जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, अटल जी हैं और एक है उनको लेकर के। तो ये बढ़िया बात है और वहाँ पे वो संवाद में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी मैंने स्पीच सुनी नहीं उनकी, बट वो मोर और लेस जो है ना सबको साथ लेकर के चलने की ही बात होगी। वो बंदा कायस्थ समाज से आते हैं जो अभी क्या नाम है उनका, एक बने हैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, पंकज पंकज चौधरी पंकज हाँ। चौधरी जी। हाँ, तो वो है, तो ये सब जो है ना वो थोड़ा बहुत उसपे काम चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो नितिन नवीन बिहार के हैं, वो कुर्मी समाज से आते हैं, तो ये फॉरवर्ड सारा ब्लॉक कुछ हाँ, तो मुझे लग रहा है कि ये एक है उस सिचुएशन को कंटेन करने का और समय रहते कंटेन करने का वो चल रहा है। बाकी का काम सोशल मीडिया पे होगा। वो आप किस तरह से नैरेटिव जो है वो चलाते हैं, कौन कितना पैसा इसमें लगाता है, उस पे वो डिपेंड करेगा। ये नैरेटिव की आपने बात करी, कई बारी जो अभी जैसे बांग्लादेश में है, कई लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ऊपर से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आता? अब देखिए जियोपॉलिटिक हाँ, ऊपर से जियोपॉलिटिकली स्टेटमेंट देखेंगे तो हाँ, आप डेंजरस बोलिए। सॉरी, मैं बोल रहा हूँ जियोपॉलिटिकली अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे ना, वैसे भी इतने एंटी इंडिया था तो और डेंजरस है वो। नहीं चाहिए आपको बिकॉज़ वो सिचुएशन जो अभी आप कंट्रोल कर रहे हो बाहर से, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल, तो जियोपॉलिटिकली हमको समझ में आता है, बट देश में एक जो क्रोध है, वो बढ़ता है इससे। तो ये बैलेंस करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है नैरेटिव्स में। आपका क्या हाँ, तो ख्याल है इसमें? बिल्कुल है और आप सोचिए कि जब भारत ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, भारत 50,000 टन चावल अभी भेजेगा डिस्काउंटेड प्राइस पे बांग्लादेश को क्योंकि उसने माँगा यूनुस ने। इससे यस, पहले अंडा भेज चुका है भारत। भारत ने प्याज वो रास्ता हर दिन प्याज वहाँ पे जा ही रहा है, तो भारत ने वो रास्ता बंद नहीं किया है, इस होप में कि इनका पागलपन जो है वो थोड़ा-सा नीचे आएगा। इस चक्कर में किया और आप सोचिए कि इतने के बाद भी संभवतः पाकिस्तानियों के कहने पे या जिसके भी कहने पे, बांग्लादेश में चाहे हादी की किलिंग हो या फिर उससे पहले जो सेंटिमेंट बन रहा है कि इंडिया का जासूस है फलाना, रैंडम एक रिक्शा वाले को पकड़ लिया था, बोला था तुम आरएनएडब्ल्यू का वो एजेंट हो, उसको पकड़ लिया था। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, केवल हेल्प ही कर रहे हो, तब इस तरह का नैरेटिव है जिसके कारण हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जस्ट थिंक अबाउट दैट मोमेंट कि प्राइम मिनिस्टर के मुँह से निकल आए कि हम इसकी भर्त्सना करते हैं और ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। भर्त्सना पे भी रुकेगा नहीं ना हमारे भीतर का हिंदू कि निंदा करने से क्या होता है, खाली कड़ी निंदा करते हो, ब्रह्मोस मार दो। लोग लोग इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि नहीं, नहीं मार ही दो ब्रह्मोस। तुमको पता भी है कि हिंदू ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में वहाँ पे
खुलना में या कुमिल्ला में या फिर सिलहट में या चटगाँव में एक जगह पे नहीं है हिंदू, हिंदू बहुत स्कैटर्ड है। जी, उसमें तुम बोल रहे और उसकी ज़रूरत क्या है? ब्रह्मोस मारो किसका नुकसान होगा? मार तो दोगे, उसके बाद जो राइट्स होंगे, सबसे पहले हिंदू ही मरेंगे क्योंकि वो आउटनंबर्ड। इस बात को लोग नहीं समझते हैं। इसमें मतलब किसी भी तरह से सरकार वो भईगति साँप छछूंदर जैसी कि हुँ, निगल लिया तो कोढ़ हो जाएगा, छोड़ दिया तो मर जाएगा, इस टाइप का सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए। जी, गवर्नमेंट जो भी कर रही या नहीं कर रही है, मुझे लगता है कि अभी सही है। फरवरी में चुनाव है, गवर्नमेंट को थोड़ा-सा ये करना चाहिए कि अगर कर सके तो अवामी लीग को इन्होंने बैन कर रखा है। अगर वो चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर वो लैंडस्लाइड जीतेंगे। क्योंकि अवामी लीग ने बांग्लादेश को प्रगति के पथ पे डाला और अभी भी जो सामान्य लोगों की बात आप सुनोगे वहाँ पे तो बोल रहा है कि ₹120 किलो जो मछली थी अब ₹300 मिल रही है। वो भिंडी जो बोलते है हैं 100 ये किलो। अच्छा था। हाँ, नहीं, हुँ, आप सोचो ना कि कोई भी कंट्री जहाँ पे छोटे एंटरप्रेन्योर्स या दुकान ही कोई चला रहा है, उसके लिए यदि एक फ्रीडम से कार्य करने का एक माहौल बन जाए, वहाँ पे निवेश आ जाए, वहाँ सड़कें बनने लगी, तो उससे उसका अपने आप आर्थिक रूप से वो उन्नति के मार्ग पे चल पड़ता है और लोगों के हाथ में पैसे आने आरंभ हुए थे अभी शेख हसीना के इस वाले टर्म में 1824 वाले में। अब उसके बाद ये डिसरप्शन जो है ये आया, ये बहुत ही मतलब तोड़ चुका है वहाँ के लोगों को और उसमें जमात का आ जाना, जमात-ए-इस्लामी अब वहाँ के लोग तो लामबंद हो रहे हैं कि हम जमात को ना जीतने दें, तो हम बीएनपी को दे दें क्या वोट? हिंदू जबकि बीएनपी को कभी वोट वहाँ पे नहीं देता है। तो वो अब बीएनपी को बोल रहा है कि यार जमात हमारे पास 2 अवेल लेसर कौन-सा है हम उसकी तरफ जो है वो जाना चाहते हैं। ये सारा कुछ चल रहा है। तो वही हालाँकि अमेरिका ने स्टेटमेंट कल दिया था कि आपको अवामी लीग को वो बैन आपने कर रखा है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब आप करवा रहे हो तो उनको भी मतलब पार्टिसिपेट जो है वो करने देना चाहिए। यू यू शुड नॉट बैन एनीबॉडी। बट भारत के लिए सही में बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। भारत को वही है कि एक तरफ़ा मदद आपको करते ही रहनी पड़े। ये तुर्की नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है। नहीं है। बांग्लादेश से आपके फैमिली टाइज़ हैं और बांग्लादेश में हिंदू बहुत अधिक संख्या में लगभग मुझे लगता है 2 करोड़ के लगभग होंगे। 3 करोड़ से हाँ, 3 करोड़ मतलब ऑफ़िशियल डेटा तो कम बताते हैं जानबूझ करके ये लोग कि 8 ही परसेंट है। 1.3 हाँ, बताते हैं ऑफिशियल बट हाँ। हाँ, लेकिन है ठीक-ठाक वहाँ पे है, जहाँ तक मेरी जानकारी और बातचीत होती है। तो ये सारा सिचुएशन है। इंडिया मतलब कुछ भी ऐसा बोलेगा आप देखो ना खाली नारेबाज़ी हुई हाई कमीशन के बाहर, खाली हुँ, नारेबाज़ी, उसपे कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उधर से आ गया। राजनयिक को तलब कर लिया, बुला लिया। तो वो चाह रहे हैं कि भारत कुछ ऐसा करे और दलाई लामा हमने साला 50 साल से नहीं दिया है चीन को। तो तुम्हारी शेख हसीना तो अब यहीं पे रहेगी। यही पंगा है ना सर, ना होता क्या है कि अभी जो एक वो हिंदू जगता है, ठीक है, जग रहा है। बंगाल में भी बोल सब लोग बोल रहे हैं जगो, जगो, जगो। ऊपर से जब ये नहीं होता है तो लोगों को 2+2 4 नहीं बनता है, वो 2+2 8 हो जाता है। अब आप बोले हम भी मैं भी यही चीज़ बोलता हूँ कि साहब ये सिचुएशन डिफरेंट है, इसमें आप बोलोगे तो आपको नुकसान होगा इसमें ज़्यादा। ये अब थाईलैंड में वो मूर्ति गिराई, स्टेटमेंट आ हाँ। गया यहाँ से कि भैया ये हुँ, ज़रा ठीक नहीं है। हुँ। अब क्या हुआ मैंने वो स्टेटमेंट डाला, लोगों ने मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि साहब आप थाईलैंड के लिए बोल सकते हो, बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं? मैं भई मैं क्या बोलूँ? मैं ही फँस गया बीच में। ट्वीट ही नहीं करना चाहिए था मेरे को। तो अ, ये बड़ा एक टाइट सिचुएशन है क्योंकि एक तरफ अंदर आप बोल रहे हो जगो, बँटोगे तो कटोगे, लेकिन वहाँ पर जो कट रहा है उसके बारे में आप बोल नहीं पा रहे। ये एक जो नैरेटिव है, वो टेढ़ा होता है। एंड यहाँ पर मेरे हिसाब से और इस पे मैं आप आपकी ऑब्जर्वेशन लूँगा बीजेपी का और गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन बहुत बर्बाद है। है ही नहीं नहीं सर, एक बर्बाद तो छोड़ दो, हाँ, है ही वही, नहीं। वही, वही। है मतलब इस बार आप सोचो ना ये जो हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें आपके मिलिट्री हेड को बोलना पड़ गया ना कि हम ग्राउंड पे जीत गए लेकिन हम सोशल मीडिया पे जो है मतलब वी वर आउटडन और उसपे जो चीज़ लोग 80 के दशक से कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशनल वॉरफेयर 90 के दशक से कर रहे हैं, वो आपने स्टार्ट भी नहीं किया है।
और इसी कारण नहीं तो हमारे पास आप सोचो कि सरकार के पास 500 लोगों की टीम होती। अलग-अलग डिफरेंट जगहों पे कर लेते, 50-100 की भी टीम आप बना लेते। हालाँकि 500 मुझे लगता है कि कम ही पड़ जाएगा। तो ये जो बात हम और आप कह रहे हैं ना, कि नहीं यार बांग्लादेश पे बोलना अभी जो है घातक है। हम उनके तरफ से ये फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन डाल देते। ऐसे ही कि ये करने से क्या होता है, कि एक रैंडम आदमी का स्टेटमेंट उठा करके कि एक भारतीय बांग्लादेश के बारे में ऐसे बोल रहा है, किसी की हत्या कर दिया इस तरह से, तो आप सोचो कि सरकार बोले तो क्या हो सकता है। क्या होगा? तो आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा इस तरह के मतलब स्टोरीज़ आपको क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि लोग उस बात को समझें, जो पॉइंट आप वहाँ तक ले जाना चाहते हो। यहाँ पर तो कंप्लीट साइलेंस है और डिफेंड करने का या अटैक करने का, उसका दायित्व तो हम जैसों के ऊपर आ गया है, जिसे गवर्नमेंट कम्युनिकेट भी नहीं करती। दैट्स द मतलब वर्स्ट थिंग। या तो हमको एक एक बता दो। होता है ना कि गवर्नमेंट का ये भी होता है ना कि ठीक है, हम कुछ नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बट हम लीक कर देते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे हाथरस वाला एक केस होगा याद होगा वापस। आपको रेप वाला केस जो बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो गया था, हालाँकि वो फेक बाद में ठीक निकलता है। है। हुँ, उसमें एक वामपंथन चली गई थी उसकी बुआ बन के लड़की की और वो स्टेटमेंट रोज़ दे रही थी। उसी वक़्त पुलिस ने लीक कर दिया एक ऑडियो कि ये लोग जो है फर्जी लोग हैं। तो पुलिस को ये मार्ग लेना पड़ता है और पुलिस जानती है जर्नलिस्ट को हम कैसे यूज़ करें। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आइडिया नहीं है, भाजपा या तो ये अपने आप में भरे हुए हैं कि ठीक है, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, अपने आप चीज़ें हो जाएगी। या फिर कोई इनको मतलब ये मार्ग इनको क्यों नहीं दिखता कि आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो देयर आर इंडिविजुअल्स उन तक आप इन्फॉर्मेशन पहुँचा दो। आपको नज़ करना है कि यार एक ये आया है। यहाँ पे तो हर आदमी ब्रेकिंग न्यूज़ और मैं जो है बम फोड़ करके प्रेडिक्शन करने में लगा हुआ है आदमी। तो इस तरह की न्यूज़ आएगी तो आदमी तो आगे बढ़ा ही देगा उस बात को। बट वही है कि वो भी नहीं नहीं, करना चाह रहे हैं, खुद भी नहीं कर रहे हैं कुछ भी। उसमें अब वही है, उसका एक ही फ़ायदा होता है मेरे हिसाब से तो गुस्सा निकलता है। अब उस गुस्से को अगर एक ही फ़ायदा है जो मुझे को दिखता है कि एक जो कंप्लीट साइलेंस है, कि एक गुस्सा निकला। अब उस गुस्से को अगर आपको आपने मोल्ड कर दिया जैसे आप वो जो क्ले को मोल्ड करते हो, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उसमें। अगर आपने मोल्ड नहीं करा तो गए। हुँ, उस गुस्से को अगर आप मोल्ड कर पाते हो एंड टाइम पे, तो आपको वेस्ट बंगाल में भी फ़ायदा मिल जाएगा, तमिलनाडु में भी फ़ायदा मिल जाएगा अगले अगले साल के इलेक्शंस के अंदर। हुँ, हुँ। तो ये मैं चीज़ देख रहा हूँ, बट मेरे को लगता नहीं है एंड में फिर वही होता है ना आप और हम जैसे लोगों को ही बोलना पड़ता है भाई क्या कर रहे हो? ना करो यार ऐसे, इधर आ जाओ। तो फिर वही होता है। सर एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो अभी पॉलिटिकल ऑपोज़िशन है हमारे देश के अंदर, एक जो नया मोड दिख रहा है इसके अंदर, मैं इसको फ्रस्ट्रेशन बाय ओमिशन बोलता हूँ। कि आपकी जो वैल्यू है, वो लोगों के दिमाग में इतनी कम हो गई है कि आपको अभी इतनी फ्रस्ट्रेशन व्यक्त करना पड़ता है, ऐसी-ऐसी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं ताकि आप न्यूज़ में बने रहें। क्योंकि जो हमारी पॉलिटिकल ऑपोज़िशन और जो लेफ्ट और ये लोग जो बैठे हुए हैं इस टाइम पे, अगर ये बेवकूफ़ी के स्टेटमेंट ना दें, इनको कोई पूछेगा ही नहीं जाके दोबारा। तो ये मेरी एनालिसिस है, आप क्या कहते हैं? अ, पता नहीं मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना जो इन द फेस हैं वो इश्यूज़, जैसे पॉल्यूशन का था या इथेनॉल वाला इश्यू है। हुँ, मैं गाड़ी ड्राइव नहीं करता, मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं चिंतित हूँ इस बात को लेकर के कि यार ई10 और ई20 कंप्लायंट व्हीकल तो अभी आ रहे हैं 2023 के बाद। तो 2 साल पुरानी व्हीकल कितनी होगी? 10% होगी देश में। उसके पहले वाले को तुम डैमेज क्यों कर रहे हो? और एज़ ए जर्नलिस्ट मेरा ये मतलब दायित्व तो बनता है कि मैं इस बात को आगे ले जाऊँ और इस पे विरोध करूँ गवर्नमेंट का। या फिर पॉल्यूशन जिस तरह से हो रहा है कि पॉल्यूशन तो आपका वैलिड इश्यू है। हाँ, एलजी जो है उम, साल भर पहले विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ बैठ के पॉडकास्ट में उन्होंने बोला कि दिल्ली का जो अपना पॉल्यूशन है 74% वो दिल्ली गवर्नमेंट यदि चाहे तो कंट्रोल हो जाएगा। और अभी वो 15 पन्ने का लेटर लिख के भेज रहा है उसको केजरीवाल को। और भाजपा वाले बोले तुम्हारे यार पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन उस तरह की चीज़ नहीं है कि हवा आ रही है और 10 साल से वो जमा हो गई है तुम्हारे अरावली हिल्स में जाकर के। वो तो हवा आती है, चली जाती है। इस साल तुम क्या कर रहे हो? फरवरी से हो तुम। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% पॉल्यूशन चला ही जाएगा, बट आप काम करते दिखो, रीलबाज़ी खाली मत करो।
अब ये 2 विषय ऐसे हैं जिसको ये लोग उठा सकते थे, इन्होंने नहीं उठाया। ये पता नहीं, एक तो ये है कि पूरे कंबाइंड इंडी का दायित्व आ गया है राहुल गांधी के कंधे पे, नोइंगली अननोइंगली। भाजपा के लिए भी वो बेटर पोजीशन है कि हमको सबको जवाब नहीं देना है, हम राहुल गांधी पे टारगेटेड अटैक कर सकते हैं। और राहुल गांधी जो है वो बहुत ही क्लोज्ड उसका एक सर्कल ऑफ इंडिविजुअल्स है, जो उसको हवा में चढ़ाए हुए, जो उससे मतलब बकवास काम करवाता रहता है, जिसका एक्चुअल में ग्राउंड पे कोई इम्पैक्ट होता नहीं। तो जब आपके जो एडवाइस, आप स्वयं पॉलिटिकली उतने उतने क्या, आप कुछ भी नहीं हो, आपकी कोई सोच है नहीं पॉलिटिक्स को लेकर के, दूसरे आपको लगता है नहीं भारत जोड़ो यात्रा कर लो, ये गजब का रहेगा। और तुम हर वैसे उल्टे इंडिविजुअल से मिल रहे हो, किसी ने बछड़ा साला सड़क पे काट रखा है, किसी ने हिंदुओं को जो है डेंगू मलेरिया बोल रखा है, ऐसे-ऐसे लोगों से आप मिलते जाते हो। ऑल टाइम लो मतलब एक तरह से इनका चल रहा था, और 99 सीट्स जो आई हैं इनकी, वो भारत जोड़ो यात्रा या उनके किसी पॉजिटिव चीज़ का वो रिज़ल्ट नहीं है। वो इनकी भाजपा गलती है। ने घटिया टिकट बाँटे हैं यूपी में, महाराष्ट्र में, उसके कारण हुआ है। गारंटी कार्ड इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाया, उसके कारण हुआ। तो इट इज़ मोर बीजेपी इज़ लॉस देन कांग्रेस विन। करेक्ट। अब इनको क्या लगा कि यार हमने जो पीछे किया उसके कारण ये 54 से हम 99 पे आ गए। इस चक्कर में अब उसी पाथ पे ये पुनः निकल पड़े। इसीलिए आपको स्टूपिड इश्यूज़ पे ये बात करते रह जाते हैं, और इनको लगता है इंस्टाग्राम की रीच और ये सब जो है रियलिटी है। और कहीं न कहीं इनको ये भी मनवा दिया गया कि यार तुम हो गज़ब के। ये तो अब वोटर मैनिपुलेशन हो जा रहा है। आप सोचिए, कोई आदमी ये सोच सकता है कि ब्राज़ीलियन मॉडल मॉडल ने वोट दे दिया, 22 बार वो भी। कितनी अब्सर्ड बात है। एक महिला 200 बार वोट दे रही है, ये मान लेना। आप लिस्ट को फ्लॉड मान सकते हो कि यार फ़ोटो कैसे है, तो वो टेक्निकल इश्यू है। फ़ोटो जहाँ से रिकॉल होता है, आप सिस्टम में जहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर रहे हो, वहाँ पे हो सकता है मिसमैच हो गया होगा, और हर वोटर आई कार्ड में कुछ न कुछ गलती होती है। लेकिन है। क्या गलत आदमी वोट दे पाता है? हाइली इम्प्रोबेबल, क्योंकि हर पार्टी का बंदा वहाँ बैठा रहता है बूथ में। जब तक वो बोलेगा नहीं कि ये अजीत भारती ही है, चाहे मेरे नाम की स्पेलिंग असीत हो, अजीत हो, अजित हो, मेरा नाम अजीत भारती है, मैं ये कार्ड लेके जाऊँगा, बाप का नाम क्या है, मैं किस मकान नंबर में रहता हूँ, इट डज़न्ट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ 5 आदमी बैठ कर के उन्होंने बोला हाँ, ये वोटर लिस्ट में जिसका नाम है वो यही व्यक्ति है, तभी मैं वोट कर पाऊँगा। हर आदमी का ये पर्सनल अनुभव है, और राहुल गांधी बोल रहा है कि नहीं, तुम्हारा ये अनुभव नहीं है, मैं बता रहा हूँ वोट चोरी हो गई तुम्हारी। इस कारण वो डिस्कनेक्ट होता है। तो जो आप बोल रहे हो ना कि विपक्ष मतलब थोड़ा-सा भी अपना स्तर उठा ले ना, थोड़ा-सा, एक्चुअल में जो विषय है उस पे घेरे, ये नहीं कि अडानी की सरकार है और वो बटन दबा रहे हैं उसके जेब में जा रहा है। अब लोग उसे एक्चुअल में मतलब कॉमेडियन की तरह देखने लगे हैं कि अरे कॉमिक रिलीफ, हाँ ठीक है, लालू जी चले गए तो अब जो है राहुल गांधी आए हैं, ये बढ़िया कुछ बोलेंगे। और हम लोग तो यूट्यूब वाले, हमारे लिए तो कंटेंट ही कंटेंट होता है ऐसे लोग जब आते हैं। तो वही है कि जब हमारे जैसा जर्नलिस्ट भी विपक्ष को कंटेंट के हिसाब से देखने लगता है, क्योंकि विपक्ष ने स्वयं को उतना गिरा लिया है, तो फिर रिडेम्पशन जो है इनका वो पॉसिबल अभी होता नहीं दिखता है। ये इसी राह पे अभी रहेंगे। 1-2 चपत इनको और अभी लगेगी। आप देखो ना महाराष्ट्र में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं लोकल इलेक्शन के, और ये मानने को तैयार नहीं है इसको। नहीं अभी सर, भी मेरा मानने को तैयार। देखिए फेलियर समटाइम्स रीइंफोर्सेस जो आप चीज़ कर रहे हो। हाँ, क्या होता है ना, स्टुपिडिटी को डबल डाउन करते हैं कई लोग, और ये एक बड़ा ह्यूमन बिहेवियर है कि आपको लगता है नहीं, 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 ये इसकी वजह से नहीं हुआ, ये उसकी वजह से हुआ है क्योंकि आपने अपने दिमाग के अंदर एक वो लगा दिया कि नहीं, नहीं, जो हम लोग कर रहे हैं वो सही है, लेकिन ये जो चीज़ हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है। वो जैसे हम जुआ खेलते हैं ना, जब आप हुँ, बेट करते हो तो आपको लगता है यार इस बार तो मैं सारा ले लूँगा, और आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो। आप वही कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, और सिस्टम करेक्ट। आपके अगेंस्ट मतलब चल रहा है। आपके फॉर सिस्टम नहीं रहता है।
अभी कांग्रेस की वही स्थिति है कि इनको लग रहा है कि हम जो-जो कर रहे हैं, हम उसी तरह से कर रहे हैं और पूरी दुनिया ही पागल है। हुँ। पूरी दुनिया ही मतलब हमको समझ नहीं पा रही है और इसमें इनके जो चाटुकार जो मीडिया और सोशल मीडिया वाले हैं, जो इनसे पैसा बहुत अच्छा बनाते हैं। अब जैसे जर्नलिस्ट इकोसिस्टम का है। काम जी, जी, जी। हाँ, जर्नलिस्ट का काम क्या है कि जर्नलिस्ट का काम माहौल बनाना नहीं होता है। जर्नलिस्ट का काम माहौल को ऑब्ज़र्व करना होता है और बताना होता है माहौल है क्या? कांग्रेस को कुछ जर्नलिस्ट ने ये बता दिया है कि अरे हम जाएँगे और हम कोच्ड इंडिविजुअल्स से बातें करेंगे, वो बोलेंगे अरे राहुल गांधी गजब के हैं। उसको हम अपलोड करेंगे, फिर उसको लोग देखेंगे, कहेंगे अरे वहाँ के लोगों को राहुल गांधी गजब लग रहा है इसलिए हमको भी गजब लगेगा। ये पता नहीं ये जैसे हम टंकी से पानी लेते हैं ना, ये टैप से ऊपर टंकी में पानी भेजना चाह रहे हैं। इस चक्कर में जर्नलिस्ट का तो अपना बढ़िया है 5 करोड़ एक इलेक्शन में बन जाता है। तो वो बढ़िया जीवन अपना जी रहे हैं और ये विश्वास दिलाते रहते हैं, सर हम तो ग्राउंड पे गए थे, आपकी तो गजब की लहर है, ये मोदी जो है वो रिगिंग कर रहा है, आपके खिलाफ जा रहा है। वो विश्वास दिला देते हैं, वो भी मान लेता है क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। वो ये नहीं मान सकता है कि मैं 93 चुनाव हार चुका हूँ। मुझ नहीं में कुछ मानते। दिक्कत है। आई नीड टू रीसेट कुछ करना है मुझे रीबूट करना पड़ेगा, वो मानेगा नहीं। ईगो आप तो उसका बोल रहे बहुत हो आप तो बोल रहे हो 2-3 चपत और लगेगी उसके बाद टाइप आप बोल रहे हो कुछ अकल आएगी ना, ना इनकी अकल नहीं आती, इनको नहीं आती। ये एक ऐसी बीजेपी एक ऐसी पार्टी है और जिसके जो हम लोग जैसे जो अगर सपोर्टर बोले हैं बीजेपी के या जो मर्ज़ी बोले हम उनको कि भैया हम नेशनलिस्ट हैं। हम अपने आप को सेल्फ करेक्ट करते हैं कि भाई साहब वो हेलो, यहाँ मत जाओ आप इधर आ जाओ। हुँ, हुँ। हम लोग नहीं, सेल्फ करेक्शन आप कर रहे हैं यहाँ पर आप अगर आप देखिए ना देखें। कि मैं कितनी बार क्रिटिकल होता हूँ भाजपा को लेकर के। मुझे हुँ, क्या मतलब था इथेनॉल पे मैं अपने ही मिनिस्टर की बखिया उ उधेड़ दूँ और मुझ पे अपना ही मिनिस्टर आरोप लगा रहा है कि बांग्लादेशी ट्रोल है ऑयल लॉबी ने इसको आगे बढ़ाया, कुछ भी मतलब बोला जा रहा है। या नरेंद्र मोदी की ही कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिसका हम विरोध करते हैं कि भाई ये क्यों ठीक चल है। रहा है, ये कैसे हुँ, चल रहा है? हुँ। करेंगे भाई, वही एक समर्थक का काम ही होता है। अगर समर्थक और कार्यकर्ता केवल जय-जयकार करता रहेगा, फिर तो वो गाड़ी गड्ढे में ले जा रहा है वो राहुल गांधी। उसकी सही चीज़ों पे जय-जयकार बहुत बढ़िया हो रहा है। या सही चीज़ों में क्रिटिसाइज़ करो तो वो सुनेंगे भी ना, उनको भी हुँ, पता है। अब जैसे और अरावली का कोर्स इश्यू है। करेक्ट होता है। कोर्स करेक्ट होता है, मैं बताता हूँ आपको जी, बिहार जी, चुनाव इसका बहुत बड़ा उदाहरण है जी। कि जब इन्होंने लाइन ले ली कि हमें जंगल राज पे करना है फोकस। हुँ, इनिशियली हमने देखा कि जंगल राज के नाम पे भाजपा वाले भैंसी को माइक दे दे रहे हैं, भैंस को बोल रहा है हमारा चारा खा गया उसको, तो वो मुझे लगा मन ने किस तरह का ये बना रहे हैं कैंपेन। मैंने उस पे लिखा। फिर मैंने बोला कि जंगल राज पे आपको बात करनी है, तो आप जहाँ पे भी रैली हो किसी बड़े नेता की, उस जगह के किसी चर्चित हत्याकांड को, किडनैपिंग को, मर्डर को उठा करके इलैबोरेट करके बताइए, उस व्यक्ति का नाम लेकर के। अगले दिन वो एक्चुअल में होने लगा। फिर मैंने कुछ सजेशन दिया, फिर मैंने देखा कि समबडी इज़ पिकिंग इट अप और बिकॉज़ उसको वो ला रहे हैं और उसका आपको रिज़ल्ट देखिए कि कितना नहीं, बढ़िया रिज़ल्ट आया। एब्सोल्यूटली एंड मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ जम्मू-कश्मीर में जब मोदी जी की जब शपथ हुई थी रियासी में हमला हुआ उसी दिन पे 15 मिनट के डिफरेंस के अंदर। उनकी शपथ चल रही थी तो शाम को सा सवा 6 बजे हमला हुआ। और हमने एक आवाज़ उठाई थी उस टाइम पे एक शो में हमने बोला था कि यार वहाँ पर जो विलेज डिफेंस कमिटी है उनको आप हथियार दीजिए, उनको ट्रेनिंग कराइए और हफ्ते के अंदर देखा कि भई वो न्यूज़ आ गई। ठीक है। हुँ, हमने दूसरा बोला कि साहब उनको थोड़ा बुलेट प्रूफ जैकेट भी दे दो। नेक्स्ट वीक वो भी हो गया। फिर हमने तीसरा बोला कि यार ऐसा है उनको आप ₹5000 देते हो, यार 10-15 तो कर दो यार, 15,000 हो गया, हुँ, हुँ, ठीक है। तो देयर इज़ दैट वो फीडबैक सिस्टम बहुत अच्छा है और सुनते हैं वो अच्छी चीज़ है। अरावली का जैसे इश्यू है सर, अब हुँ, अरावली में आपका स्टैंड करेक्ट है लेकिन आपकी कम्युनिकेशन इतनी रद्दी है, बहुत बेकार जी। ठीक है? आपका स्टैंड एकदम करेक्ट है, आपने जाके सुप्रीम कोर्ट में भी जो चीज़ बोली है वो करेक्ट है, लेकिन आप बता ही नहीं पा रहे कि भैया हमने तो ये बोला ही नहीं, मालिक हम तो दूसरी तरफ से खड़े हैं। हुँ, कल फाइनली जब एक वो स्टेटमेंट आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई कुछ नहीं हो रहा है यार, बस तब जाके लोग ठंडे हो रहे हैं। अब अर्नब जैसे नेशनलिस्ट आदमी भी को वो मैसेज नहीं पहुँचा है। मैसेज तो ये गया कि यार अरावली अब बर्बाद हो जाएगी।
क्योंकि वही है ना। 90% एक फेक सर्वे पहले पुश किया गया कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि 90% ऑफ अरावली जो है 100 मीटर से कम में आता है। ये फर्जी है, ऐसा कोई सर्वे नहीं। नहीं है। और फिर भाजपा ने बोल दिया कि 100 मीटर से नीचे माइनिंग होगी, हर जगह पे होगी। जबकि सत्य यह है कि माइनिंग 1.9% एरिया में ही अलाउड है, पूरे अरावली के। और ये सब बातें हमें कब पता चल रही हैं? जब इतना बवाल हो गया, फर्जी चीज़ें घूम रही हैं, तब जाके एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी को आकर के ये बताना पड़ रहा है कि भाई ये सब झूठ है, सब प्रपंच है। 98% ऑफ अरावली जो है उसमें छू नहीं नहीं सकते आप हो उसको। रहा है, 90% में कभी नहीं होगा। 90% प्रोटेक्टेड है और जो इल्लीगल हो रहा है उस पे हम बैन लगा रहे हैं। तब अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है नहीं लेकिन। है, नहीं है, नहीं है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस सरकार के साथ वही है सर कि भाई बात कर लो यार, कुछ तो बात कर लो, अंदर ही बात कर लो यार, नहीं तो इतने लोग हैं बोलने वाले, उनको तो बता दो। उनको तो बता दो, वो बता देंगे आगे फिर। सर आखिर में मैं एक छोटा-सा सेगमेंट आपसे लेना चाहता हूँ, इज़ अबाउट जो ग्राउंड लेवल पे इस टाइम पे एक हिंदू है आपका। मैं बोलता हूँ ये हिंदू ऐसा है कि जब सुबह कोई देर रात सोने के बाद आपको कोई सुबह उठाता है, तो आप बोलते हो 5 मिनट और रज़ाई मुँह पे डाल के दोबारा सो जाते हो। बट आप जगे होते हो, आपको पता होता है क्या हो रहा है आस-पास। हुँ। हिंदू अभी उस जगह पे है। आँखें खुली हैं, नींद भरी हुई है, आँखें मल रहा है, कोई चाय-कॉफ़ी हाथ में लेके बैठा है, कोई पानी का ग्लास हाथ में लेके बैठा है। बिस्तर से उठा नहीं है अभी। ये मेरी रीडिंग है, आप क्या कहते हो? लगभग ऐसा ही है। इसका एक जो कारण है वो मैं बताता हूँ कि अभी जो कुछ करने की स्थिति में जो भी लोग हैं, आप उनकी एजुकेशन याद करो। मतलब हम अपने जनरेशन की यदि हम बात करें, तो धार्मिकता ना हमें घर पे बताई जा सकी, क्योंकि हम लोअर मिडिल क्लास से आने वाले लोग, हमारा एक ही फ़ोकस था, पढ़ाई करो और अपना भविष्य जो है बनाओ बनाओ। कुछ। हुँ। उस चक्कर में मैं आपको अपना बताता हूँ कि मतलब हिंदुओं के संस्कार तक समाप्त हो गए। 16 संस्कार होते हैं ना, जी, अन्नप्राशन क्या होता है, मतलब विद्यारंभ संस्कार, उपनयन हो गया, तरह-तरह के संस्कार होते हैं। गरीबी के कारण हिंदुओं ने वो भी त्याग दिया। फिर क्या है कि तुम मंदिर जाते रहोगे, तब तो तुम प्रवचन सुनोगे। महंत या गुरुजी कुछ बोलेंगे कि कहीं संप्रदाय से संबद्ध हो, हमसे वह सब पता नहीं विवशता के कारण वो हट गया या छिन गया या छीन लिया गया। ये सब होते-होते हम फ़ोकस्ड किस बात पे हो गए कि 2 बच्चे हों, 1 ही बच्चे हों वो काफ़ी है। हमें जो है पढ़ना है, हमें भविष्य बनाना है। ये एक रोबोटिक लाइफ़ हिंदू जी रहा था। पैरेलली आपका जो शत्रु है, वो कह रहा था पढ़ाई-लिखाई से कुछ नहीं होता है। स्ट्रीट पावर जो है इट इज़ एवरीथिंग। हम सड़क भर भर देंगे, हम नमाज़ पढ़ेंगे उसपे। उसको मतलब ही नहीं है, अब खुल्लम-खुल्ला बोल रहा है कि मोदी हमको पालेगा। 12 बच्चे हैं, मोदी देगा, योगी देगा। वो इस चीज़ को लेकर के कन्विंस्ड है। और हमारा हिंदू अभी भी, अभी हालाँकि मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में धीरे-धीरे अ, जागरूकता आ रही है। जागरूकता मेंटल लेवल की है, फिज़िकल नहीं हुआ है अभी भी, कि अभी आपके सोसाइटी में कोई मंदिर है, तो आप रेगुलरली वहाँ पे नहीं जाओगे। जन्माष्टमी के दिन हो सकता है चले जाओगे, बट यू वोंट बी रेगुलर कि चलो मंगलवार को हनुमान चालीसा हो रही है, हम वहाँ पे चले जाएँ। हम उस फ़ेज़ में भी अभी नहीं आए। अभी हम दूसरों को कह रहे हैं कि नहीं-नहीं जाना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हम खड़े हैं, डिजिटली खड़े हैं। एक्चुअल में हम कैंडल मार्च नहीं निकाल रहे। तो ये क्या है, मुझे लगता है कि जब आपका ऑलमोस्ट डीएनए के लेवल तक ये अल्टरेशन हो जाए कि तुम सोच ही नहीं पाते हो कि धर्म जो है सबसे ऊपर की विषय वस्तु है, राष्ट्र के बाद। राष्ट्र सर्वोपरि, उसके बाद तुम्हारा धर्म आता है और हिंदुओं के लिए धर्म और राष्ट्र आप कह लो कि वो एक दोनों ही है। गुंथे हुए हैं। हम अपने मंदिरों में तिरंगा लगाते हैं सनातन का और मतलब ही भारत रक्षा है। हाँ, तो वो है हमारे भीतर। लेकिन क्या है कि अब जब स्टार्ट हुआ है इन सब चीज़ों की रियलाइज़ेशन कि लोग मर रहे हैं, एक्चुअल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, किसी भी कारण मारा जा रहा है, तो धीरे-धीरे वो मेंटल अवेकनिंग तो हो चुकी है, फिज़िकल आने में मुझे लगता है कि थोड़ा समय समय लग लगेगा। और
वो समय पता नहीं क्या है ना कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ इवेंट जो होता है ना, वो तय करता है। तो ये जो बांग्लादेश में पहला मर रहा है, मैटर नहीं कर रहा है हमें। पहला हम सवाल खाली जो मैंने आपको स्ट्रीट पावर का पूछा था, जी, जी, उससे जी। इसको कनेक्ट करके ज़रा बताइए अभी? हाँ, तो वही है ना कि स्ट्रीट हुँ, पावर का भी रियलाइज़ेशन हमें तब होता है जब हमारे मोहल्ले में हमारी बहन को खींच कर के कोई ले जाएगा। तब उस वक़्त हमें याद आता है कि अरे यार! हमको एकजुट होना चाहिए। हुँ, स्ट्रीट पावर दिल्ली दंगों में ढाई दिन तक या 2 दिन तक मुसलमान जो है हावी रहे क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग थी, हिंदुओं के हाथ में कुछ नहीं था, उनको पता भी नहीं था। फिर एक संभवतः गोकुलपुरी था या कहीं था, वहाँ पे जाटों का मोहल्ला है, हाँ, उसमें बिल्कुल। 1-2 बच्ची को खींचा मुसलमानों ने। रात भर में व्हाट्सएप ग्रुप बना और 16 मुसलमान मार दिए गए, जो भी मतलब रेप करने के उद्देश्य से इस तरह से आ रहे थे। फिर अचानक से बाकी सब जगते हिंदू, फिर जाकर के वो टूट गया 12 पूरा। घंटे में पूरा दंगा जो है समाप्त कर दिया। तो हिंदू क्या है ना स्ट्रीट पावर है, संख्या है हमारे पास, हम प्लान नहीं कर रहे हैं। हम रिटेलिएट करने के लिए भी अपनी आत्मरक्षा की भी प्लानिंग हम नहीं कर रहे हैं, जब तक हमें कोने में ढकेला नहीं जा रहा है। तो वही है प्रॉक्सिमिटी कि आपके मोहल्ले में जब होगा तब आप जगोगे। मुसलमान का है कि तबरेज़ को झारखंड में मोटरसाइकिल चोर था वो, उसके कारण पीटा और मारा और उसके लिए सूरत में 1 लाख मुसलमान इकट्ठा हो जा रहे हैं मान लीजिए या तमिलनाडु में आ जा रहा है, कहीं पे आ जा हिंदू में वो अभी नहीं आया कि एक दिन का वो जॉब छोड़ कर के और सड़कों पे चला जाए। हुँ, ये मुझे आने में लगता है कि अभी अभी टाइम लगेगा और स्ट्रीट पावर भी हमने आउटसोर्स कर रखा है ना, बजरंग दल वाले ही करेंगे। हम बजरंग दल को ना साला पैसा दे रहे हैं, हम वो मान लीजिए कि वो जाकर के वैलेंटाइन्स डे में मारपीट कर दिया, क्रिसमस तोड़ दिया तो हम इतना क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि उसने तोड़ा नहीं, उसने जान ले ली किसी की। ठीक है, तोड़ दिया आप मत लिखो ना यार, क्या मतलब है आपको ये बैलेंस करने का क्यों करना हमें? जो कर बहुत रहे हैं क्लियर ठीक है, आप सेंसिटिव आदमी हैं, हम समझ सकते हैं, बट एब्सोल्यूट। व्हाई? उसका वो क्या दूसरी मतलब? साइड करता है, लेफ्ट हाँ, वाले तो अपनी चीज़ छुपा लेते हैं ना वो लोग। बिल्कुल। हाँ, मैं कह रहा हूँ किसी का मर्डर हो गया, हीनस क्राइम हो गया तब आप लिखो उसपे बट यार तोड़-फोड़ थोड़ा मचा दे ठीक है, क्या हो जाता है उससे? उसपे चुप रहे गालिब की शायरी-वायरी लिखो यार। उधर साला बम फोड़ करके आ जाते हैं, वो पूरा एकदम तरन्नुम में गीत गाए जा रहे हैं और तुम साला इतना सा सेंसिटिव हो जाते हो कि ये उसका टोपी छीन लिया संटा का। हद है यार। हुँ, दिल्ली ब्लास्ट में एक समय था, आप बोल रहे हो कि नहीं-नहीं ये तो बेचारे हैं, ये तो लोगों ने जूते मारे इनको तो ये सब चुप हो गए। हाँ, धुरंधर में क्या हो रहा है? वही है ना, एंटी मुस्लिम अबे मुस्लिम कहाँ है? सर मैं जिस थिएटर में जाके देख के आया मैं आपको खुले में बता रहा हूँ, वो मुस्लिम एरिया के अंदर है, ठीक है? उसी थिएटर के अंदर सारे मुस्लिम लोग थे वहाँ पर। ना उनको कोई मुझसे प्रॉब्लम, ना मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम। हमने साथ में बैठ के पिक्चर देखी। जहाँ पर खुश मैं भी हो रहा था, वो भी हो रहे थे। सीटियाँ बज रही थी हर टाइम पे। तो मेरे को तो समझ ही नहीं आया ये क्या पूरा नैरेटिव चला रहे थे यहाँ पर। तो ग्राउंड से नहीं है बट वो एक सोशल मीडिया का जो इकोसिस्टम है, वो इतना अभी थैंकफुली वो हमारे हाथ में वापस आ रहा है। हमारे लोग थोड़े एग्रेसिव हो रखे हैं। अब तो गालियाँ देते हैं, उठा के सीधा कर देते हैं लोगों को। कोई बात करने से कतराता है। वो एक वो क्या है वो जो जर्मनी वाला उसने तो हुँ, कमेंट ही हुँ। बंद कर दिया अपने कि इतने उसकी तो जूते पड़े मार ली लोगों ने बढ़िया से ले ली उसकी तो। अगली बारी नहीं बोलेगा साहब वो कुछ। ये चीज़ है, ये भी एक एकता है जो हमको आनी चाहिए। नहीं तो हम डिजिटली हम बहुत आगे हैं। आप पता नहीं आप फ़ेसबुक पे एक्टिव थे या नहीं? 2011-12 से फ़ेसबुक पॉलिटिकल डिस्कशंस का हब हुआ करता था। पर मेरे को बाहर फेंक दिया था। अच्छा, तो तो मेरे को वहाँ पे खूब चलता था। आज तक मैं अपने अकाउंट से अपने हाँ, 2 ईमेल आईडी है मेरे, उससे मैं हाँ, फ़ेसबुक अकाउंट नहीं खोल सकता। अच्छा। तो उस वक़्त की मैं बताता हूँ कि फ़ेसबुक यूज्ड वहाँ साहित्य चर्चा भी खूब होती थी और पॉलिटिक्स पे भी बात हुआ करती काफ़ी थी। हुँ, फिर क्या हुआ कि ट्विटर जो है ना मुझे लगता है 16-17 के अराउंड ट्विटर बिकेम बिग। देख ट्विटर से सब कुछ कंट्रोल होना आरंभ हो गया था और फिर लोग ट्विटर पे आए, तो ट्विटर पे वामपंथियों का था और जब तक मस्क ने खरीदा नहीं, तब तक तो रैंडम मतलब फ़ोन करके कि आपने कुछ लिखा, मैंने एक बार लिखा
मेरा जो अकाउंट ब्लॉक हुआ था, बैन कर दिया था परमानेंट, वो इस कारण से कि मैंने जर्मनी ने और फ्रांस ने, इन दोनों ने जब उनके क्रिसमस या कोई इसी तरह का हमला हुआ था, तो उन्होंने इस्लामिक रेडिकलाइजेशन यूज़ नहीं किया। केवल इस्लामिक टेररिज्म, इस तरह रेडिकल टेररिज्म नहीं बोला। तो मैंने बोला कि इसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए, देयर इज़ नथिंग रेडिकल अबाउट इस्लाम। इस्लाम अपने आप में वो जो है वो उसमें अंतर्निहित है वो अवधारणा कि इस्लाम क्या है, रेडिकल जो है रिडंडेंसी हो जाएगी उसमें। उसको लेकर के फ़ोन करके कोई वो पता नहीं कौन थी, एक विजेता या जो थी, उसको फ़ोन करके मेरा अकाउंट सस्पेंड करवाया। और जब इलॉन मस्क, तो इनका जलवा वो था। अभी क्या है कि हमने उन्हें आउटनंबर किया है, आउटनंबर ही नहीं, हमारे पास ऑसिंट वाले बढ़िया हैं, हमारे हुँ। पास फैक्ट चेकर्स बढ़िया है, जो 1 घंटा में राहुल गांधी उधर लाइव कुछ बोलता है, घंटे भर में उसका फैक्ट चेक ऑन ग्राउंड से आ जाता है कि तुम बिहार के बारे में जो बोल रहे हैं, हम सुबोध से मिल के आए, तुम झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तो उसका ये इलेक्शन पावर कमीशन का तो बहुत ही है ना? ज़बरदस्त है। हुँ, ये हमने अर्जित किया है, ये हमने बनाया है। और देखिए कितना स्कैटर्ड ये चीज़ है, सिस्टम। ऑर्गेनिक है, स्कैटर्ड है। सबसे अच्छा उदाहरण इसका ऑपरेशन सिंदूर वाला था। संभवतः 9 मई की रात में हमने कराची पे जो हमला कर दिया था, और वो सब जो हुआ था, मैं लाइव था और अचानक मैंने देखा, अरे! जी न्यूज़ पे ये आ रहा है। फिर मुझे गेम समझ में आया कि अच्छा ठीक है, ये पाकिस्तानियों को ओवरवेल्म करने के लिए। और हर आदमी किस तरह से फेक न्यूज़ है हम जानते हैं, लेकिन हमने इतना कर दिया कि वो पाकिस्तानी पैनिक मोड में चले गए थे। तो उसका एक पर्पज़ था, और वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि बिना एक सेंट्रल कमांड स्ट्रक्चर के दूर-दूर बैठा व्यक्ति एक दिशा में कार्य कर रहा है, जी, उतना कोहेरेंटली। तो जब नीड पड़ती है तो हम जो है इकट्ठा हो जाते हैं। बट स्टिल इट वुड बी बेटर कि एक स्ट्रक्चर हो, जहाँ से डायरेक्शंस आएँ कि हमें आज ये करना है, वो करना है, उस तरह से वो ज़्यादा अच्छा रहता है, और वो हर इश्यू को टारगेट करने में, टैकल करने में सहयोग करेगा। जी। मैंने सर ये चैनल शुरू किया था, जियोपॉलिटिक्स देखने के लिए। तो इनिशियली मैं अपने चैनल में बोलता था यार मैं अंदर की बात नहीं करूँगा। बट हुआ क्या? इतना जो अंदर की चीज़ें थी वो बाहर में इम्पैक्ट होती थी और बाहर की चीज़ें अंदर में इम्पैक्ट होती थी। जिस तरह से हमने देखा अभी डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ आए, पूरा देश हुँ, खड़ा हो गया कि भाग जा यहाँ से जो करना है कर ले, हाँ, देखते हैं हम तेरे को। एंड आज जो फिगर्स आ रहे हैं, उसमें एक अंदर 29% ग्रोथ है सर, पिछले हुँ, महीने से। तो आप अंदर देख के बोलते हो यार ये देश में कुछ तो है यार, ऐसी बात तो नहीं है। बट कई बारी थोड़ा डिसुएशन भी हो जाती है जब ऐसे-ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें होती हैं, जब कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती, ये नहीं होता तो थोड़ा-सा वो बुरा लगता है उसमें। तो आज जब मैं आपसे बात करता हूँ, मैं पॉलिटिक्स की ज़्यादा बात नहीं कर रहा, आपने देखा होगा मेरे सवाल ज़्यादा सिक्योरिटी एंगल से रहते हैं हुँ, टुवर्ड्स हुँ, पॉलिटिक्स। इट्स नॉट रियली मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने इधर-उधर क्या स्टेटमेंट दिया बिकॉज़ मेरे इतनी नॉलेज नहीं है, मेरी पॉलिटिकल इतनी नहीं है, बट मैं ज़्यादा सवाल पूछता हूँ पॉलिटिकल सेफ्टी के ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर। लास्ट सवाल है, जो कल एक न्यूज़ आई है कल-परसों में कि एक एंटी टेररिज्म लॉ लेके आ रहे हैं लोग, जिसके अंदर धर्मांतरण, क्रॉस बॉर्डर और ऑनलाइन रेडिकलाइज़ेशन के ऊपर जूते मारेंगे अभी ये। इट विल बी वर्स दैन यूएपीए ये जो मेरे को बताया गया है कि साहब ये बहुत खतरनाक चीज़ होने वाली है और इसमें कोई फँसा तो वो तो गया, वो बाहर हुँ, नहीं हुँ, आता। तो ये अभी एक हार्ड स्टेट की तरफ आप जा रहे हो जहाँ पर रूल ऑफ लॉ अप्लाई होगा आपके ऊपर। कुछ हुँ, हुँ। बेवकूफ़ी करो तो होगा। इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट 2029 तक आपको क्या दिखता है? अगर ऐसा लॉ आता है तो मतलब ये अब 350 पार टाइप का आप आंकड़ा लेकर के चलो, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ना, देखिए हमारे जीवन को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता कि ट्रिपल तलाक जो है बैन हो गया। हमें क्या, हम साला मर जाओ, तुम 12 ब्याह कर लो यार, तुम निकाह कर लो। हिंदुओं को क्या उससे दिक्कत है? 370 हट गया, बिहारी को क्या उससे फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन नहीं, बिहारी को फ़र्क इसलिए पड़ता है, कश्मीर है साला हमारा मस्तक है, वहाँ हुँ, पे ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जीवन में हो सकता है कभी एक बिहारी कश्मीर ना जाए, लेकिन उसको 370 हटाओ। उसी तरह ट्रिपल तलाक क्यों है? या वक्फ एक्ट क्यों है, इस तरह का एक्ट? ये सारी चीज़ें भावनात्मक चीज़ें हैं, और ये भावनात्मक केवल ऐसा नहीं है कि मोदी जी आ गए इसलिए। ये कहीं न कहीं वो हाइबरनेशन में था। आज ही
फ्रांसिस जेवियर को याद कीजिए आप साला वो एक अ, हाथ काटने वाला खंभा था, हमारे हज़ारों पूर्वजों ने बलिदान दिया, हाथ काट दिए, धर्म नहीं त्यागा। तो वो कहीं न कहीं से वो आ रहा है ना हमारे वो गुणसूत्रों में, वो गुँथा हुआ है हमारे क्रोमोसोम्स। वहाँ से हम लेकर के वो सारा कुछ चलते जा रहे हैं। इस कारण से चाहे कश्मीर हो या कोई भी इस तरह का भावनात्मक मतलब जो विषय हमें वैयक्तिक रूप से प्रभावित नहीं करता, लेकिन हमें लगता है समाज और राष्ट्र के हित में है, फिर हम ओवरवेलमिंगली उस गवर्नमेंट को या उस व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं। मोदी को सपोर्ट करने का एक सबसे बड़ा कारण यही है। विकास देखिए उसका अपना एक पेस होता है, वो होगा। मोदी आया उसने जो है बहुत तीव्र गति से विकास किया है। लेकिन जी, हमारी अभी भी मोदी से क्या समस्या है? मंदिर क्यों नहीं मुक्त कर रहे मोदी जी? वो ज्ञानवापी ध्वस्त क्यों नहीं कर दे रहे हो? मथुरा में कब बनाओगे? हमारे ये मुद्दे हैं। हमें नहीं है ठीक है 6G आ रहा है बहुत बढ़िया है, हम उसपे जय-जयकार करेंगे। लेकिन जब इस तरह का आता है ना कि हम देखते हैं कि हमारे भगवान को गरिया लेता है कोई, उसपे कुछ नहीं होता है। उधर हुँ, वाले को आई लव मोहम्मद का स्टिकर पे लात पड़ गया तो वो जो है पूरा बरेली में निकल के आ जाते हैं। इस कारण से जब ये लॉ जो आप बोल रहे हो और जिस शेप में आप बोल रहे हो कि आएगा, ये उन उच्छृंखल लोगों को जो लॉ को मानते ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ होती है, कोई विषय वस्तु ऐसी है जिसे हमें फॉलो करना है जो मौलवी ने नहीं बताया। रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए मुझे तो लगता है कि हर मदरसे में आप ऑडियो विजुअल मॉनिटरिंग लगा दो, मस्जिद करना मदरसे में। पड़ेगा। हुँ, मंदिरों में भी लगा दो बाय एन एक्सटेंशन ऑफ इट। हर ज़िले में या ब्लॉक लेवल पे, थाने के लेवल पे आप कमांड सेंटर्स बना दो, 3 आदमी बिठा दो, दिन भर वो ऑडियो विजुअल्स वो सुनता रहे। या आप उसको वो कर दो ओपन सोर्स क्लाउड पे डाल दो, कि मैं जो है टाइप करूँ सूरत के मदरसे में क्या चल रहा है मैं सुन सकूँ। तो वो क्राउड सोर्सिंग हो जाएगी, अपने आप जो भी इल्लीगल बात बोली जाए कहीं न कहीं, हम टैग कर देंगे पुलिस को। हम टाइम स्टैम्प बता देंगे भाई बिग बॉस साला लोग देख रहे हैं, इससे बढ़िया बिग बॉस और क्या होगा? ये सब चीज़ें यदि कर दी जाए और एक स्ट्रक्चर में लाया जाए, मुझे लगता है कि रेडिकलाइज़ेशन जो है ना वो बहुत मिनिमाइज़ हो सकता है। नहीं तो ये लोग समाप्त कर देंगे देश को। ये तो तय है इनका, चाहे 2027 से पहले एक बार छोटा-सा कुछ होगा और 29 से पहले जब इनको लग जाएगा कि हम संभवतः सत्ता में नहीं आएँगे, तो कुछ भयावह हो सकता है इस देश में। करेक्ट। मुझे वो मतलब वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से मुझे दिखता है। मुझे रेलवे स्टेशन के आगे और पीछे 1-1 किलोमीटर जो मुसलमानों की बस्तियाँ दिखती हैं, जो अवैध हैं, मुझे दिखता है कि एक दिन ये ट्रेन रोकेंगे। पूरा भारत को स्टॉप कर सकते हैं जो शर्जील इमाम का था ना कि 500 शहरों के मुसलमान जो है चक्का जाम नहीं कर सकते। दैट इज़ डूएबल। वो बस समय देख रहे हैं कि कब हमें करना है। तो इस तरह का कोई लॉ आ रहा है तो बढ़िया एक नंबर है। अजीत भाई थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। बड़ा जी, क्लैरिटी में बात करी आई थिंक ये बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम क्लैरिटी में बात करें और एक जो हमारा अपना भी आपकी भी ऑडियंस है, मेरी भी ऑडियंस है, उनको साथ में रखें, एक इकोसिस्टम बना के रखें। आपका भी मैसेज हमारी ऑडियंस से जाना चाहिए, हमारा मैसेज आपके साथ सो दैट इट्स एक कहीं न कहीं एक जुड़ रहे और वही जो हमको चाहिए आगे जाके जी, और धीरे-धीरे करके हम उठें। थैंक यू सो जी। मच अगेन थैंक यू सो एंड मच। भाई ऑडियंस से सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, अपने कमेंट्स डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार। नमस्ते जी।